क्या पढ़ेंगे अभी? साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम का जब बात करते हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस के बारे में। ठीक है, हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि जो एटम होता है उसको एक स्फेरिकल शेप मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्फेयर को यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए अप्रोक्स सर्कुलर शेप मानते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं कि रेडियस होगा ये इसका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस बता दे रहे हैं। और ये क्या है कि मतलब साइज ऑफ एटम को डिनोट करना है तो रेडियस से, और इसको स्फेरिकल जनरली कंसिडर करते हैं। और ये बोला जाता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू डिटरमिन, टू डिटरमिन, it is impossible to determine the radius of, the radius, radius of an isolated atom। ठीक है, आइसोलेटेड एटम, जो मतलब अकेला एक एटम है ना, उसका रेडियस निकालना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो इसका तीन रीजन है। ठीक है, इसका तीन रीजन है, ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं इसको तीन रीजन सपोर्ट कर रहा है। तो पहला क्या है, पहला कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज क्लाउड, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज क्लाउड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा एग्जिस्ट करता है, क्लाउड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो कि ये हम लोग का एटम है। ठीक है, ये इसका क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो वो कोई मतलब फिक्स इसमें नहीं है। ठीक है ना, वो एक क्लाउड के फॉर्म में मतलब रहता है यहाँ पे। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि वो इस तरीके से किसी क्लाउड के फॉर्म में इस तरीके से है। ठीक है, बीच में प्रोटॉन है, ये हमको पता है। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लाउड के फॉर्म में घूम रहा है। ठीक, तो अब जैसे यदि क्लाउड के फॉर्म में है, तो हम इसका रेडियस किसको बोलेंगे? जैसे यहाँ से यहाँ तक ये भी एक रेडियस हो सकता है ना। यहाँ इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है रेडियस का। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये भी अलग रेडियस हो जाएगा, ये एक अलग रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये एक अलग रेडियस हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो हम किसको रेडियस बोलेंगे? ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज क्लाउड, तो अब इसमें से कुछ भी रेडियस हो सकता है, तो हम किसको हम रेडियस बोले? ठीक, इसके बाद क्या है, दूसरा एक प्रिंसिपल हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, दूसरा क्या पढ़े हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अनसर्टेनिटी, ये इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है अच्छे से, इसका कैलकुलेशन भी आएगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, मतलब इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, ये क्या है, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक, प्लैंक कांस्टेंट होता है। और डेल्टा पी क्या है यहाँ पे, डेल्टा पी है ईरर इन मोमेंटम। डेल्टा पी क्या है, ईरर इन मोमेंटम। ठीक है, इरर इन मोमेंटम। और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है इरर इन पोजीशन। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, इरर इन पोजीशन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो आइसोलेटेड एटम है, जो अकेला एक एटम है, उसका ना, उसका रेडियस को डिटरमाइन करना थोड़ा इम्पॉसिबल काम है। क्यों इम्पॉसिबल काम है? तो पहला रीजन बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लाउड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि वो सर्कुल स्फेरिकल है, स्फेयर ऑर्बिट्स में घूम रहा है, तो हम लोग वो एज्यूम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और दूसरा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो इसमें क्या बोला जाता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, देखो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बेसिकली क्या होता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें इसमें क्या हो रहा है, इसका इसको यदि हम समझने की कोशिश करेंगे ना, तो इसको कैसे समझ सकते हैं? ठीक है,
देखो, जैसे अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ श्योर नहीं है। यदि कुछ चीज श्योर रहता है तो हम बोलेंगे कि वो सर्टेन है, ठीक है, ये कि ये होगा ही होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये सर्टेन है। लेकिन अनसर्टेन मतलब जिसका कुछ फिक्स नहीं है होना। जैसे इसमें क्या बोलता है कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बोला जाता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और एंड पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ एक्यूरेटली नहीं बता सकते। बात समझो, मतलब यदि पोजीशन मतलब क्या हुआ, पोजीशन मतलब हुआ कि कहाँ पे है। जैसे मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट बना दिए और वाई कोऑर्डिनेट हम बनाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो हम इसका कुछ कोऑर्डिनेट बता देंगे, ठीक है। जैसे 2:3 लिख दिए, मतलब 2,3, मतलब ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम इसका ये पोजीशन बता रहे हैं, तो जब पोजीशन बता रहे हैं मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। और अब जब वेलोसिटी की बारी आ रही है तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पार्टिकुलर टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी बोल देते हैं, ठीक है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहां पे और वेलोसिटी कुछ होगा, तो यदि किसी का वेलोसिटी होगा तो उसका पोजीशन हम नहीं बता पाएंगे। यदि कोई चीज मूव कर रहा है तो जब आप पोजीशन इसका बोलिएगा कि इसका पोजीशन यहाँ पे था, तब तक वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच चुका होगा। यहाँ पे जब पोजीशन बताइएगा तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच चुका होगा। तो यही चीज यहाँ पे बोलता है कि हम लोग एकदम श्योर शॉट पोजीशन और वेलोसिटी किसी इलेक्ट्रॉन का नहीं बता सकते, ठीक है। तो फिर कैसे बता सकते हैं, तो बोला कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को और वेलोसिटी को बताएंगे तो उसमें कुछ इरर आएगा, ठीक है, कुछ इरर आएगा। हम लोग क्लास 11 में इरर के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स चैप्टर में। तो उसमें उसमें बताया कि उसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया कि इस तरीके से हम लोग इरर को बता सकते हैं, डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा एच बाई 4 पाई, जिसमें से एच क्या होता है, एक प्लैंक कांस्टेंट करके होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और 4 पाई नंबर है, ठीक है। तो ये पी क्या है, पी यहाँ पे इरर इन मोमेंटम है, इरर इन मोमेंटम है, ठीक है, इरर इन मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बेसिकली हम लोग लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी लिख दिया, यहाँ पे पोजीशन होगा, ठीक है। पोजीशन मतलब मोमेंटम और पोजीशन, इरर इन पोजीशन और इरर इन मोमेंटम, ठीक है। जब हम वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ नहीं बता पा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि पोजीशन में कितना इरर है और और मोमेंटम में कितना इरर है, दोनों का प्रोडक्ट को बता दे रहे हैं कि ये दोनों का इरर का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है h/4 पाई के, ठीक है। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, इरर इन पोजिशन है, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, यदि कोई चीज जैसे 100 kg मास का है, ठीक है, 100 kg इसका मास है और ये किसी मान लो 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 100 × 1, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बता दिया गया, ये फॉर्मूला बता दिया गया। तो इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण भी हम लोग रेडियस को नहीं बता पाते हैं। और एक क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 @ इंफिनिटी, ठीक है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, ये यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई जो बोला गया अभी, ठीक है। देखो, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 @ इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी में इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना क्या है, 0 है, ठीक है।
तो इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये जब हम लोग पढ़ेंगे मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स मॉडल और ये सब पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग को पता चलेगा कि जैसे जैसे मतलब जो, ये तो पहले भी बता चुके हैं ना कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये इसका सेल है। तो जैसे ये n = 1 बोल रहे हैं, तो ये कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, n = इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, n = इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो जब यहाँ यहाँ का बारी आता है ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इन्फिनिटी पे जो सेल होगा, तो वो अपने न्यूक्लियस से कनेक्टेड ही नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब वो अपने न्यूक्लियस से कनेक्टेड ही नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे आएंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है पूरा सिस्टम से, ठीक है, ऐसा कुछ चीज है यहाँ पे। मतलब जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बच्चा हॉस्टल से दूर रह रहा है, घर से दूर रह रहा है, तो उसका उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है, माँ बाप का उतना ज्यादा कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होगा, इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है, वो कहीं भी घूम रहा है, किधर भी जा रहा है। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। तो फिर भी किस तरीके से हम लोग रेडियस को डिफाइन करेंगे, कि कैसे यदि एटम का साइज के बारे में बात करना है तो हम लोग किस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो पहला, तो मतलब 3 अलग अलग तरीके का रेडियस बताया गया, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखो, तो क्या बताया गया, जैसे एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको 3 तरीके से बता दिया गया। जैसे पहला बोला, मेटालिक रेडियस होगा, ठीक है, मेटालिक रेडियस, ठीक है। दूसरा क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। और तीसरा क्या है, वैंडरवाल रेडियस, वैंडरवाल रेडियस, ठीक है। तो ये 3 तरीके से बता दिया गया, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और वैंडरवाल रेडियस, ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या है, मेटालिक रेडियस जैसे हम लोग को पता चल रहा है, मेटालिक रेडियस क्या होगा, जो मेटल्स के बीच में बनेगा, ठीक है, मेटल के बीच में बनेगा, इसको हम लोग बोल देंगे मेटालिक रेडियस, ठीक है। जो दो मेटल आयंस या फिर जो क्लोज, जो सॉलिड स्टेट का पढ़ेंगे हम लोग कुछ, तो उसमें जैसे सीसीपी पैकिंग पढ़े, एससीपी पैकिंग पढ़े, उसमें जो चीज है ना, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है, मेटालिक रेडियस, ठीक। और ये लोग क्या बनाता है, क्लोज पैकिंग्स बनाता है, ठीक है। तो और फिर कोवेलेंट रेडियस कहाँ पे होता है, कोवेलेंट रेडियस जनरली होता है नॉन मेटल्स में, ठीक है, नॉन मेटल में होता है कोवेलेंट रेडियस। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि कोवेलेंट रेडियस कैसे होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कोवेलेंट किसको बोल रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस या फिर कोवेलेंट बॉन्ड पहले समझेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली में है क्या। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या है ना, कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में है कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो कि ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे इसका 6 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल कंडीशन में इसका ये होगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। और देखो मतलब ऑर्बिटल लेवल पे यदि इसको देखेंगे ना, तो देखो एस वाले में क्या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2s2, और 2p2 को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, p में 3 होता है, तो 2p2 इस तरीके से है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है। लेकिन यदि हम इसका एक्साइटेड स्टेट देखेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया,
2s में एक हो गया और ये 2p में 3 हो गया। ठीक, तो अब देखो, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है कोई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो लुईस स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर में कैसे बनता है, तो हम लोग यहाँ पे एक कार्बन लिख देंगे, और जो इसका 4 इलेक्ट्रॉन है ना, उसको इसके चारों तरफ इस तरीके से दिखा देंगे। ठीक है, 4 ही इलेक्ट्रॉन क्यों दिखाए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था, तो केवल जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होता है ना, वही पार्ट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट, वही सिर्फ पार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन ये सब चीज में। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन और ये सब में कौन पार्ट करेगा, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला नहीं। जैसे तुम्हारे घर में कोई चोर डकैत आ गया या फिर कुछ हुआ, तो तुम बाहर जो मतलब बच्चे लोग हैं उसको अंदर वाले रूम में शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, और बाहर के जो लोग हैं, जो बाउंड्री मतलब जो गार्ड लोग रहते हैं, वो लोग जाएंगे सबसे पहले फेस करने। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे 4 ये जो बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन है, उनको यहाँ पे शो कर देते हैं। अब क्या होगा कि इस ये 4 बॉन्ड यहाँ पे शो कर रहे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। अब जैसे ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ये लोग इसको शेयर कर लेता है, इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, ये इससे शेयर कर लिया, ये इससे शेयर कर लिया, ये इससे शेयर कर लिया। तो शेयर करने से क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है, बीच में प्रोटॉन है और एक सेल है जिसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया। तो ड्यूप्लेट पूरा हो गया तो ये अब थोड़ा स्टेबल हो गया। ठीक है, ये स्टेबल हो गया। और कार्बन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन का यहाँ पे 4 था, 1 2 3 4, तो यहाँ पे अब 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी आ गया। तो कार्बन का भी क्या होगा, इस तरीके से ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये सब बॉन्ड जो बन रहा है, ये बॉन्ड कैसे बन रहा है, शेयरिंग से बन रहा है। मतलब जैसे हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रहता है, क्लाउड के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर कर लिया है कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। मतलब जब नीड पड़ रहा है तो दोनों उसको बोल पा रहा है कि ये भी मेरा है और वो भी मेरा है। ठीक है, तो ये हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, शेयरिंग से बन रहा है। तो ये जनरली नॉन मेटल्स के बीच में होता है, जैसे ऑक्सीजन हम लोग सुने ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये सब एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड ही है। ठीक है, ये लोग भी शेयर करके बना लेता है, और यहाँ पे हम लोग को लोन पेयर दिखता है ऑक्सीजन में। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, नाइट्रोजन में भी 2 लोन पेयर दिखता है इस तरीके से। तो ये सब है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद है ये बात समझ में आई, बताएंगे एक बार। समझ में आई बात। देखो, क्या बोल रहा हूँ ना कि कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कि और हम लोग को एक पता है, इसको सिंपल समझने के लिए क्या बोल सकते हैं कि हम लोग को पता है कि कोई भी जो एटम है, कोई भी एटम है, वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ठीक है, वो क्या चाहता है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, दो दो तरीका है, या तो ट्रांसफर कर दें, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें, या एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, या फिर शेयर कर ले। ये 3 तरीके से ऑक्टेट पूरा कर रहा है सब। तो इसको देखेंगे। देखो, जैसे मान लो कि सोडियम है, सोडियम का 11 होता है, तो 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 281। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, बाहर निकाल देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 28 हो गया। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये क्या बन जाएगा, Na+। ठीक है, ये क्या बन गया, Na+। ठीक, इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन 17 है, तो ये क्या करता है, 17 इसका नंबर होता है, तो ये क्या करता है, 287। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो ये क्या बना देता है, 288। ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया। तो और ये क्या बन गया, अब Cl- बन गया। ठीक है, और तो ये लोग अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या किया, ये डोनेट कर दिया, ये डोनेट किया, और ये क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये डोनेट कर दिया और ये एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कार्बन के पास क्या होता है कि कार्बन का जैसे 6 एटॉमिक नंबर है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2।
और 4। तो अब ये 4 को यहाँ पे 8 करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाना होगा, या तो फिर इस 4 इलेक्ट्रॉन को भी बाहर कर देगा तो इसका डुप्लेट पूरा होगा। तो ये दोनों काम थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये दोनों काम क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है, कि ये ना ये 4 इलेक्ट्रॉन ला सकता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ठीक है, एनर्जी का कुछ इशू है और भी चीज है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये शेयरिंग करना चालू कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, शेयरिंग करना चालू करता है। तो शेयरिंग कैसे करता है, जैसे इसका चार जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, वो ये दूसरे किसी एलिमेंट के साथ, दूसरे किसी एलिमेंट के साथ शेयर करके कंपाउंड्स अपना बनाने लगता है। ठीक है, दूसरे किसी एलिमेंट के साथ शेयर करके कंपाउंड बनाता है। ये इसके साथ शेयर कर लिया, ये इसके साथ शेयर कर लिया, ये इसके साथ शेयर कर लिया, ऐसे करके कंपाउंड बना रहा है। सिमिलरली यदि और भी दूसरे एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये क्या करता है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 6 है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में इसका 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसको यदि इस तरीके से लिखेंगे 1s2 2s2, ठीक है, 2p4, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑर्बिटल में ऐसे बनाएंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो हम इसको यदि ड्रॉ करेंगे, ऑक्सीजन का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये 2p का, ये जो px वाले में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे बचे हुए हैं, वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसको, और इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये दोनों से ये ना बॉन्ड बना सकता है अपना, यहाँ से ये किसी को और जोड़ सकता है, यहाँ से ये किसी एक और को जोड़ सकता है। ठीक है, तो और ये दोनों एज इट इज लोन पेयर के जैसे रह जाते हैं इसके पास। ठीक है, ये दोनों लोन पेयर के जैसे रहे। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये दोनों जो बॉन्ड बना, ये दोनों कैसा बॉन्ड बन रहा है, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट ट्रांसफर नहीं किया, बट शेयर कर लिया है, कि जब हाइड्रोजन को भी नीड आ रहा तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को अपने में काउंट करा के अपना डुप्लेट कंप्लीट बता दे रहा है, और ये हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट कंप्लीट बता दे रहा है। लेकिन जब इसको काम आ रहा है इस ऑक्सीजन को, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को भी अपना बता दे रहा है। मतलब शेयरिंग है, जैसे दो दोस्त मिलके एक साइकिल खरीद ले, जब इसको जरूरत हो रहा है तो ये वो साइकिल लेके जा रहा है, जब उसको जरूरत हो रहा है तो वो साइकिल लेके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, अभी समझ में आई बात। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बहुत सारे बनाते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत सारे बना रहे हैं, जैसे H2 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, है ना। इसके बाद Br2, F2, ये सब है, O2। ठीक है, तो हम लोग जब कोवेलेंट रेडियस का बात करते हैं, तो कोवेलेंट रेडियस का जब बात करते हैं ना, तो हम लोग को सिर्फ देखना है कि जो सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल जैसे Cl सिंगल बॉन्ड Cl बनाता है, Br सिंगल बॉन्ड Br बना रहा है, तो ये सब मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अरे देखो, जैसे यदि हम बोल रहे हैं कि कोवेलेंट रेडियस का यदि बात कर रहे हैं, तो मान लो ये एक एटम हो गया किसी एलिमेंट का, यदि क्लोरीन या हाइड्रोजन का किसी का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा दूसरा एटम हो गया। ठीक है, ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, तो इसका कुछ, इसका न्यूक्लियस होगा और इसका भी न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, और ये दोनों, ये न्यूक्लियस का
बीच का डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस, और ये जहां पे ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे कट रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। ठीक है। मान लो ये हाइड्रोजन का एक एटम है, H1 बोल दे रहा हूँ, इसको H2 बोल दे रहा हूँ। ये हाइड्रोजन का एक एटम हो गया, दूसरा एटम हो गया, ये दोनों का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का जो हाफ पोर्शन होगा, ठीक है, जहां पे दोनों ओवरलैप कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं कोवेलेंट रेडियस। ठीक है। और मेटालिक रेडियस किसको बोल रहे हैं, जैसे ये एक एटम है मेटल का, ठीक है, और ये दूसरा एटम है मेटल का, ठीक है, ये दूसरा एटम है मेटल का। अब ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इन दोनों का जो गैप है, ठीक, और इस गैप का जो आधा पोर्शन है, ठीक है, ये जो आधा पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस। यहाँ तक बात समझ में आ गई, दो रेडियस तक हम लोग पढ़े हुए, कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस। अब जो तीसरा रेडियस है उसको हम लोग बोलते हैं वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, वंडर वॉल रेडियस, वंडर वॉल रेडियस, इसमें क्या है, ये किसके लिए होता है, जनरली फॉर नोबल गैस। ये नोबल गैस जो होता है, जो नोबल गैस में अपना है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, ये सब जो है, ये इन लोगों के लिए जो है वंडरवॉल रेडियस होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जनरली इन लोगों में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पूरा फुल फुल है। ठीक है, तो इन लोग में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। इंटरेक्शन नहीं होता मतलब ये लोग फ्री है, कहीं भी घूम रहा है। ठीक है, कहीं भी घूम रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि एक एटम मॉलिक्यूल, मान लो हीलियम का एक मॉलिक्यूल यहाँ है, तो दूसरा मॉलिक्यूल इतने दूरी पे होगा। ठीक है। अब इस वाले मॉलिक्यूल का और इस वाले मॉलिक्यूल का बीच जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वंडरवॉल रेडियस बोल रहे हैं। ठीक है। तो तीनों रेडियस देखेंगे, जैसे मेटालिक है तो मेटल वाला बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये दोनों आपस में इस तरीके से, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम बोल देंगे मेटालिक रेडियस। ठीक है। कोवेलेंट में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, शेयरिंग कर रहा है, ओवरलैपिंग होगा। इस तरीके से ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसको हम बोल देंगे कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, इसको बोल देंगे कोवेलेंट रेडियस। और इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्डेड वाला एटम सब हो, एच हो जाए, Cl हो जाए। यदि हम बोलेंगे कि O डबल बॉन्ड हो, तो इस केस में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, रेडियस के लिए ये हो गया। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग कि ये तीनों में से सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा, कॉमन सेंस है तो वो सीधा दिख रहा है कि वेंडरवाल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। फिर सेकंड नंबर पे मेटेलिक रेडियस आएगा, और थर्ड नंबर पे कोवेलेंट रेडियस आएगा। ठीक है। तो ये था रेडियस के बारे में हम लोग जो पढ़े हैं। अब क्या देखना है कि जनरल ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में, कि रेडियस कैसे बढ़ता है घटता है। ठीक है, ये तीनों रेडियस के बारे में समझ में आ गया कि वंडरवॉल रेडियस किसको बोल रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस किसको बोल रहे हैं, और मेटालिक रेडियस किसको बोल रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसमें कोई डाउट है तो बताएंगे एक बार। इसमें कोई डाउट है तो बताएंगे एक बार। ठीक है, देखो, अब जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ उसको एक बार ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अभी जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ उससे रिलेट करके चीज आगे में आएगा, तो उसके लिए थोड़ा ये चीज बताने जा रहा हूँ। देखो, हम लोग जब केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो बार बार एक टर्म आता है सील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, सील्डिंग इफेक्ट करके एक टर्म आता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। ये भी, इससे भी पता चलेगा। देखो, हम क्या कर रहे हैं ना कि हम थोड़ा कुछ कुछ कंसेप्ट बताते जा रहे हैं, तो ये सब कंसेप्ट यदि पढ़ लेंगे तो हम लोग का आगे का लॉजिक और चीज क्लियर हो जाएगा, एनालाइज कर पाएंगे चीजों को बेहतर तरीके से।
इसलिए ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, देखो। तो सील्डिंग इफेक्ट, सील्ड मतलब क्या होता है? सील्ड मतलब होता है कवच होता है या फिर कवर होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या बोलना क्या चाह रहे हैं कि देखो, जैसे मान लो कि मेरा यहाँ पे बीच में एक प्रोटॉन है। ठीक, एक प्रोटॉन है, और यहाँ पे यहाँ पे इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, और ये सेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? नेगेटिव नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक, तो ये प्रोटॉन ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, मतलब इसका कैपेसिटी को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। मतलब या फिर बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। और यहाँ पे जो आदमी होगा, या फिर कोई भी चार्ज को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं? फिजिक्स में पढ़े बेसिकली कि जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है, और हम इसके पास प्लस चार्ज लाए, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा, तो हमको पता चल जाएगा, यदि मान लो हमको ये पता है कि ये प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और हम इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो ये क्या कर, यदि ये रिपेल कर दिया, तो हमको पता चल जाएगा कि जो चार्ज हम, मान लो ये वाला चार्ज मेरा क्या है? अननोन है। ये चार्ज क्या है? अननोन है। ठीक है, तो हम इसके सामने मान लो ये हमको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और हम इसके सामने कोई अननोन चार्ज लेके आए, कोई अननोन चार्ज लेके आए, और यदि रिपल्सन देखने के लिए मिला, तो हम जान जाएंगे कि जो चार्ज हम लेके आए हैं, तो वो क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हाँ, रिपेल करेगा। और यदि मान लो कि यहाँ पे हम कोई चार्ज लेके आए, ठीक है, और वो इसको अट्रैक्ट करने लग गया, तो हम समझ जाएंगे कि जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि रिपेल और इसका कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसल आउट कर देगा। अब मान लो इसके बाद यहाँ पे एक सेल है। ठीक है, इसके बाद एक सेल है, और यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमको पूछना क्या है कि इस हम्म। इलेक्ट्रॉन ये को इस प्रोटॉन के कारण क्या फोर्स फील होगा। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल सिस्टम बना है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है। हम पूछ रहे हैं कि ये प्रोटॉन को बंद कर दे। इलेक्ट्रॉन के, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन के कारण क्या फोर्स जाग फील, माँ कह रही बंद कर दे। समझ रहे हो बात? तो आंसर क्या होगा कि इसको इसके कारण कोई फोर्स फील नहीं होगा। क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि ये प्रोटॉन को ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर दिया है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये इसको कवर करके रखा था, और इसका कोई पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन तक फील नहीं हो पा रहा है। लेकिन मान लो यहाँ पे दो प्रोटॉन रहता, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन बचा हुआ है, तो वो एक प्रोटॉन को ये फील कर पाएगा। मतलब इससे पूछेंगे तुमको कितना फोर्स फील हो रहा है, तो ये बोलेगा एक प्रोटॉन के कारण जितना फोर्स फील होता है, वही हमको यहाँ पे फील हो रहा है। तो इसको हम सीधा बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया? जेड इफेक्टिव हो गया। जेड इफेक्टिव मतलब क्या इसको फील हो रहा है क्या वो एक्चुअल हो गया। यदि हम बोलेंगे जेड एक्चुअल क्या है, तो जो यहाँ पे दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन के कारण जो फोर्स लगता है वो एक्चुअल है। लेकिन अब इसको फील क्या हो रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को फील क्या हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। तो ये वर्ड बहुत बार सुनने के लिए मिलता है, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव मतलब ये जो सेल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या फील हो रहा है, उसको अंदर के बारे में क्या कितना बात पता चल रहा है, उसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, ये बात समझ में आई? जेड इफेक्टिव समझ में आया? ठीक है, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव यदि आपको समझ में आ गया, तो अब देखिए ये गवा की क्लास चल रही है नेक्स्ट मेरी। कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि आपको हम एक क्लास में क्या बताए के थे लिए आऊंगा? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अनुश्री। ऑर्बिटल का शेप बताए थे, शेप ऑफ हाँ कंपनी में ऑर्बिटल्स। जाऊंगा अपने सुबह पास तू चार खा दी। तरह के ऑर्बिटल्स थे 118 एलिमेंट के लिए। पहला था एस ऑर्बिटल, हाँ। दूसरा था पी, फिर था डी, और चौथा था एफ। तो एस ऑर्बिटल का शेप क्या था? स्फेरिकल था। ठीक है, पी का क्या था? डंबल। डी का क्या था? डबल डंबल। ठीक है, और एफ का था और ज्यादा न, डिफ्यूज। डिफ्यूज न, मतलब कि ये कम डिफ्यूज है, ये इससे ज्यादा डिफ्यूज है, तो इसी तरीके से एफ का शेप था। ठीक है, तो देखो, क्योंकि ये स्फेरिकल है, और यहाँ पे मान लो एक प्रोटॉन है, और यहाँ पे ये स्फेरिकल तरीके से
इनक्लोज्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बोलेंगे ना कि ये प्रोटॉन के पोटेंशियल को अच्छे तरीके से सील्ड कर पाएगा ये पूरा, क्योंकि ये स्फेरिकल है। तो यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे यदि मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है, इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से रिपेल हो रहा है और इस प्रोटॉन से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा कि जितना रिपल्सन का फोर्स है उतना अट्रैक्शन का फोर्स है। तो इसलिए नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, कुछ फील नहीं होगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट जीरो हो जाएगा, कुछ फील नहीं होगा। मतलब इस प्रोटॉन को जितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपने तरफ, उतना ये रिपेल भी कर रहा है। या फिर ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया है, तो इसको कुछ जेड इफेक्टिव कुछ फील नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया पहला बात। दूसरा में क्या है कि ये थोड़ा डंबल शेप का है। ठीक है, डंबल शेप का है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नियरली अबाउट क्या होगा, नियरली एफ आर के इक्वल होगा। नियरली इक्वल मतलब कंप्लीटली नहीं, नियरली मतलब इतना है कि इसको लगभग मान सकते हैं कि बराबर है एफ आर के, बट एग्जैक्टली बराबर नहीं है इसके जैसा शेप के कारण। ठीक है, फिर जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा क्योंकि ये सील्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सील्ड नहीं कर पा रहा प्रॉपर, जैसे ये प्रोटॉन को यहाँ पे पूरा कवर कर लिया था, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पे प्रोटॉन है या नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण से क्या हो रहा था, इसको लग रहा था यहाँ पे कोई नहीं है तो आराम से ये यहाँ पे है। इसके केस में थोड़ा सा पता चल रहा है, बट क्लियरली गेस नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन को ये जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल, इसको प्रॉपर क्या कर पा रहा, सील्ड नहीं कर पा रहा, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उसको इसका इम्पैक्ट फील हो रहा है और ये इसके तरफ ज्यादा खींच जा रहा है। एफ अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जहां है उससे ज्यादा नजदीक खिंच जाएगा। ठीक है, और डिफ्यूज वाले में इसमें क्या होगा, इसमें एफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन से, और इसमें इलेक्ट्रॉन और करीब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसको पढ़ते हैं डी में, मतलब जो सील्डिंग इफेक्ट आपको या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, तो ये सील्डिंग इफेक्ट कहाँ पे दिखना चालू होगा, वो डी ऑर्बिटल जहाँ पे इन्वॉल्व है वहां पे दिखना चालू होगा सील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, कि यहाँ पे देखेंगे क्या कि साइज एटम का छोटा हो जाता है अचानक से। तो कैसे छोटा हो जाता है, तो इसी सील्डिंग इफेक्ट के कारण छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। मीटिंग को थोड़ी देर बाद फिर ज्वाइन करेंगे, तो उसमें हम लोग आगे का कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बता सकते हैं, सेम लिंक के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।